हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरसन सुम्मी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, कि मैं इस कंपनी में अभी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मदरसन सुम्मी को 1975 में मिस्टर विवेक चंद सहगल जी ने अपनी माँ के साथ शुरुआत किया था। उस टाइम पर ये कंपनी केवल घर के लिए केबल्स बनाया करती थी। उस टाइम पर ये ऑटो कंपोनेंट्स में डील नहीं किया करती थी। पर 1983 में ये टोक्यो इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो कि अब सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स के नाम से जानी जाती है, उसका जॉइंट वेंचर में आई थी और इन्होंने ऑटो कंपोनेंट के लिए वायरिंग हार्नेसेस को बनाना शुरू किया था। और उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स किए थे और आज इनके पास एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर ये अपने ग्लोबली सभी कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मदरसन सुम्मी के ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में कि ये ग्लोबली कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं। ये दुनिया की 41 कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ इनके पास 270 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। और साथ ही साथ इनके पास 1,35,000 प्रोफेशनल हैं जो कि इनके यहाँ पर काम करते हैं और प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। और साथ ही साथ मदरसन सुम्मी जितने भी मेजर्स ओईएम्स का मतलब होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके अंदर आते हैं ऑडी आता है, इसके अंदर मर्सिडीज आता है, साथ ही मारुति सुजुकी है, दुनिया की जो भी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी है उसको ही अपने कंपोनेंट्स बेचते हैं। और अगर हम इनके कस्टमर बेस की बात करें तो उसके अंदर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और उनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ऑडी आती है, मर्सिडीज आती है, टोयोटा आती है, टेस्ला आती है और आदि बहुत सारी कंपनीज आती हैं। इसके अंदर आपको एक 30% अदर्स का सेगमेंट और दिख रहा होगा। उस सेगमेंट के अंदर वो कंपनीज आती हैं जो कि मदरसन के बिजनेस में 2% से कम का कंट्रीब्यूशन करती है। इसके अंदर टेस्ला आती है, इसके अंदर जेसीबी आती है और साथ ही साथ इसके अंदर मित्सुबिशी भी आती है और इसके अंदर और भी काफी कंपनीज आती हैं। तो हम बात करते हैं मदरसन सुम्मी के प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में डील करती हैं और अपने कस्टमर्स को किस टाइप के प्रोडक्ट्स देती हैं। तो हम इनके पहला प्रोडक्ट सेगमेंट होता है मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर्स का। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर में व्हीकल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स आते हैं। जैसे कि हम किसी भी गाड़ी को परचेज करते हैं तो उसके अंदर जो डैशबोर्ड होता है वो पॉलीमर पार्ट्स के अंदर आता है और उनके जो डोर के पैनल्स होते हैं वो पॉलीमर पार्ट्स के अंदर आते हैं। उसी तरह बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं पॉलीमर्स के अंदर। और दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो वो आता है वायरिंग हार्नेसेस का। वायरिंग हार्नेसेस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कार होती है, कोई भी व्हीकल होता है, उसके अंदर जो भी वायरिंग होती है उसके इंडिकेटर्स की, आगे के इंडिकेटर्स की या फिर उसके मीटर की, वो सारी चीजें वायरिंग हार्नेसेस के अंदर आती हैं। और अगर हम इनके तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है विजन सिस्टम। विजन सिस्टम के अंदर ये कार्स के या किसी व्हीकल के मिरर्स बनाते हैं और साथ ही साथ कैमरा सिस्टम्स बनाते हैं किसी व्हीकल के लिए। और इनका फोर्थ सेगमेंट आता है मेटल प्रोडक्ट्स का। मेटल प्रोडक्ट्स में ये जितने भी व्हीकल होते हैं उससे रिलेटेड मेटल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसके अंदर शॉक एब्जर्वर्स आते हैं, मेटल शीट्स आती हैं या मेटल शीट से बने हुए पार्ट आते हैं, ये सब इनके मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। और अगर हम इनके लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करें तो वो होता है इलास्टोमर्स का। इलास्टोमर्स के अंदर रबर से बने हुए सारे पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर रबर इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स आते हैं, इसके अंदर रबर मोल्डेड पार्ट्स आते हैं और बॉन्डेड पार्ट्स और काफी अदर भी पार्ट्स आते हैं जो रबर से बने हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मदरसन सुम्मी अपने रेवेन्यू को कौन कौन से सेगमेंट से निकालती है और कैसे कैसे निकालती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसन सुम्मी एक जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है। ये अपने बिजनेस को जॉइंट वेंचर के थ्रू ग्रो करते हैं, इसीलिए इनके रेवेन्यू भी अलग अलग सब्सिडरीज से आते हैं। तो मैं आपको एक एक सब्सिडरी से बताता हूँ कि इन्हें कितने कितने पैसे आते हैं। तो अगर हम बात करें तो इनकी सबसे पहले सब्सिडरी MSSL है। इससे ये 13% रेवेन्यू निकालते हैं। MSSL का मतलब मदरसन सुम्मी सिस्टम्स लिमिटेड। और इस मदरसन सुम्मी सिस्टम लिमिटेड अपने मेटल के बिजनेसेस, अपने पॉलीमर के बिजनेसेस और साथ ही साथ अपने इलास्टोमर के बिजनेसेस से पैसे निकालती है। और अगर हम इनकी दूसरी सब्सिडरी की बात करते हैं तो वो है SMR का मतलब है संवर्धना मदरसन रिफ्लेक्टर्स। ये 21% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है और ये मोस्टली मिरर से और अपने कैमरा प्रोडक्ट से इनके रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। और अगर हम इनकी तीसरी सब्सिडरी की बात करते हैं तो उसका नाम है समर्दन मदरसन पैगोफॉर्म, इसे SMP के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा इनके रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है और ये 47% इनके रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। और ये पॉलीमर प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये कार्स के या किसी भी व्हीकल के इंटीरियर एक्सटीरियर पॉलीमर प्रोडक्ट्स को बेचती है। अगर हम इनकी चौथी सब्सिडरी की बात करते हैं तो उसका नाम है PKC एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम वाली कंपनी है। ये भी वायरिंग हार्नेसेस की तरह अपने बिजनेसेस को करती हैं और ये इनके बिजनेस में 14% तक कंट्रीब्यूट करती है। और इनके अगर लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो अदर्स के नाम से आता है। अदर्स के अंदर इनकी वो कंपनीज आती हैं, वो फैक्ट्रीज आती हैं जो कि
अफ्रीका में शिफ्ट है या फिर यूरोप में शिफ्ट है, जो बहुत छोटी और बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है इनके रेवेन्यू के अंदर। इसीलिए अदर्स के सेगमेंट में इनके पास खाली 5% रेवेन्यू आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मदरसन सुम्मी की फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि इनके फ्यूचर प्लान्स कैसे होते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मदरसन सुम्मी हर 5 साल के लिए अपने प्लान को बनाते हैं और हमेशा उस टारगेट को अचीव करते हैं। और इनका जो लास्ट प्लान था वो 2020 के लिए था और इस प्लान के अंदर इन्होंने कुछ टारगेट सेट किए थे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इनका सबसे पहला टारगेट था कि ये 18 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट करेंगे 2020 तक, और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने 2 एक्विजिशन भी किए थे 2018 और 2019 में। 2018 में इन्होंने रेडिल ग्रुप को एक्वायर किया था जिससे ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके, और साथ ही साथ उस टाइम पे इन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी को भी एक्वायर किया था जो कि रेलवे हार्नेसेस को बनाती है और साथ ही साथ रेलवे के लिए कैबिन को भी बनाती है। अगर हम इनके दूसरे टारगेट के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि इनका जितना भी रेवेन्यू है वो किसी भी कंट्री से 15% से ऊपर ना आए, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में अगर किसी भी कंट्री से 15% से ऊपर आता है और वो कंट्री अच्छा नहीं करती है, उसके ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो इनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आएगा और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इनका तीसरा टारगेट था कि ये 40% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहते हैं, और अगर हम बात करेंगे करंट कैपिटल एम्प्लॉयड की वो 25% के आसपास है। और हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, जब भी इनके रिजल्ट आएंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने कितना परसेंट अचीव किया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर अब हम इनके चौथे टारगेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कि ये 40% डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और ये अभी भी अगर ऑलरेडी हम बात करें तो 35% शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड दे ही रहे हैं, इसीलिए ये टारगेट ये आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मदरसन सुम्मी की शेयर होल्डिंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि इनकी शेयर होल्डिंग कैसे कैसे डिवाइड है और किस किस के पास कैसे कैसे शेयर होल्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 32% के करीब शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, मैं एग्जैक्ट नंबर स्क्रीन में डाल दूंगा, और 25% शेयर होल्डिंग सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स के पास है जिसके साथ इन्होंने 1983 में एक जॉइंट वेंचर किया था, और साथ ही साथ 3% शेयर होल्डिंग सैगल फैमिली के पास है जो कि इसके चेयरमैन हैं, और 33% शेयर होल्डिंग समिल के पास है। समिल का मतलब है समर्दना मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी इनके प्रमोटर्स की कंपनी है और इसके थ्रू भी ये इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग रखते हैं, और समिल इसलिए यूज करते हैं ताकि ये कुछ टैक्स को बचा सके, और ये टैक्स बेनिफिट की वजह से दूसरी जगह दिखाते हैं कि शेयर होल्डिंग इधर है। तो हम बात कर लेते हैं मदरसन के फाइनेंशियल्स के बारे में कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब हम जानेंगे 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में कि इनके सेल्स कैसे थे उस टाइम पे, एक्सपेंसेस कैसे थे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे नेट प्रॉफिट कितना था और इनके मार्जिन कितने थे। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इनके सेल्स 42,376 करोड़ के थे, और मार्च 2018 में इनके सेल्स 56,303 करोड़ के थे, और मार्च 2019 में इनके सेल्स 63,523 करोड़ के थे। और अगर इनके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 2017 में वो 38,282 करोड़ के थे, और मार्च 2018 में वो 51,174 करोड़ के थे, और मार्च 2019 में वो 58,174 करोड़ के थे। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2017 में वो 1,554 करोड़ था, और 2018 में 1,597 करोड़ था, और 2019 में 1,613 करोड़ था। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो वो 2017 में 3.67% था, मार्च 2018 में 2.83% था, और साथ ही साथ मार्च 2019 में 2.54% था। इनकी टोटल एसेट 43,000 करोड़ की हैं, और साथ ही साथ इनकी टोटल लायबिलिटी 32,000 करोड़ की हैं। और अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसको हम कर्जा कहते हैं उसके बारे में बात करें तो 11,500 करोड़ का है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने 2018 में एक तो रेडल ग्रुप को एक्वायर किया था, और साथ ही साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने यूके बेस्ड कंपनी को भी एक्वायर किया, जिसकी वजह से इन्हें काफी लोन लेना पड़ा था और इनके काफी पैसे लग गए थे, इसीलिए इनके जो लायबिलिटीज है वो काफी बढ़ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं मदरसन सुम्मी की वैल्यूएशंस के बारे में, क्या मैं इस कंपनी में पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री कैश फ्लोज के बारे में। फ्री कैश फ्लोज का मतलब होता है कि ये कंपनी अगर हमारी होती तो हमारे पास कितने पैसे आते हैं साल के एंड में। तो इनके अगर हम फ्री कैश फ्लोज की बात करते हैं लास्ट 3 साल के, तो वो एवरेज होकर 914 करोड़ के आते हैं, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। और अगर इनके लास्ट साल के जो 2019 के रिजल्ट आने वाले हैं उसके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं तो वो करीब 1500 करोड़ के, जो कि काफी अच्छा नंबर है। साथ ही साथ मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो कंपनी को अफेक्ट करेंगे या नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मदरसन सुम्मी पे कोई खास इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है और जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि पॉलीमर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पॉलीमर प्रोडक्ट्स का यूज होगा ही होगा। और साथ ही साथ अगर हम वायरिंग हार्नेसेस की बात करते हैं, उस वायरिंग हार्नेसेस की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ज्यादा जरूरत होती है,
नॉर्मल व्हीकल्स है, तो इसीलिए वायरिंग हार्नेसेस का बिजनेस भी इनका ग्रो करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस कंपनी में पैसे डालूंगा या नहीं। इस कंपनी में पैसे जरूर डालूंगा, पर इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि इनके मार्जिन थोड़े से कम है, क्योंकि इनके मार्जिन 3% के आसपास है, जो कि काफी छोटा नंबर है। पर अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो इसके वैल्यूएशन इस टाइम पे इतने महंगे नहीं है, जो कि पहले सालों में काफी महंगे हुआ करते थे। इसीलिए मैं इस कंपनी में पैसे जरूर डालूंगा, पर इस कंपनी में पैसे सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए डाले जा सकते हैं। इस शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में पैसे डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनके मार्जिन लॉन्ग टर्म में अपने आप इंप्रूव होते चले जाएंगे और साथ ही साथ इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको ये शेयर बाय करना है तो आप कम से कम 2 से 3 सालों के लेकर बाय करें, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे रिटर्न्स देगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं इसी तरह की और भी एनालिसिस वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।